दोस्तों, मैं दिवेश कुमार डीएसआर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने जो टॉपिक शुरू किया था वह था भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेशों में हमने 6 भाग देखे थे। सबसे पहला हिमालय, दूसरा मध्य का विशाल मैदान, तीसरा मरुस्थलीय प्रदेश, चौथा तटीय प्रदेश, पांचवा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और 6 नंबर पर द्वीप समूह। इसी कड़ी में हम सबसे पहले हिमालय के संदर्भ में बात कर चुके हैं, जिसमें हिमालय की मुख्यतः 3 श्रेणियां आपने पढ़ी, जिसमें महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, और हमने प्राचीनतम भाग ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन किया है। इसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि हिमालय जब आपके पास यहाँ पर उत्पत्ति हुई तो यहाँ पर एक नदी बहा करती थी, इंडो ब्रह्मा नदी। और जब हिमालय का उत्थान हुआ तो इंडो ब्रह्मा नदी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। हम हिमालय की नदियों को 3 भागों में लेकर पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास सिंधु नदी का प्रवाह, दूसरे नंबर पर गंगा नदी और तीसरे नंबर पर ब्रह्मा नदी को हम या ब्रह्मपुत्र नदी को हम पढ़ते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें सिंधु नदी जो आपके पास है वो चाइना वाले एरिया, तिब्बत के भाग से निकलती है। कहां से निकल रही है? तिब्बत वाले एरिया से, और तिब्बत से निकलकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर होते हुए जाती है कहां पर? पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद अरब सागर में जाकर अपना जल गिराती है। सिंधु नदी की मुख्यतः 5 सहायक नदियां, जिसके अंतर्गत झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदियां। जब ये नदियां हिमालय से निकलती है तो हिमालय से निकलने के बाद अपने साथ सिल्ट यानी कि मिट्टी को बहाकर लाती है, और इस क्षेत्र में इसने क्या कर दिया? इसका जमाव कर दिया। उत्तराखंड वाले एरिया से हमारे पास एक मुख्य नदी निकलती है, जिसका नाम है गंगा नदी। क्या नाम आ रहा है? गंगा नदी। गंगा नदी जब पर्वतों से निकलती है तो अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसे हम जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। और तीसरी नदी हमारे पास तिब्बत से निकलती है, जिसका नाम है सांगपो, और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर इसका नाम दिहांग होता है। और असम में जब ये नदी प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यानी कि मुख्यतः 3 नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टियां हैं वो इस क्षेत्र में क्या कर दी? जमा कर दी गई, और निर्माण हो गया मध्य के विशाल मैदान का। मध्य का विशाल मैदान, और इस भाग को कहा गया गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है तो सिंधु नदी की अधिकांश सहायक नदियां कहां पर चली जाती है? पाकिस्तान के अंतर्गत। अब वर्तमान में इस मैदान को सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। तो हम इसमें शामिल कर देंगे इसको सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, या हमने नाम दिए इसको मध्य का विशाल मैदान। इस प्रकार से निर्माण होता है इसका मध्य विशाल मैदान। हिमालय को, यहां बात करें मध्य के विशाल मैदान को हिमालय का उपहार कहा जाता है। हिमालय का उपहार किसे कहा जाता है? हिमालय का उपहार मध्य के विशाल मैदान को कहा जाता है, क्योंकि इस हिमालय से ही जो नदियां निकल रही हैं वो अपने साथ बहाकर क्या लाई है? मिट्टी बहा के लाई है, उपजाऊ मृदा बहा के लाई है, और पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम वाले राज्यों में यहाँ पे आकर इसका विस्तार किया है। अब हम देखते हैं कि जो मध्य का विशाल मैदान है, इस मध्य के विशाल मैदान के अंतर्गत इसकी उत्पत्ति तो हमने बताई किससे? हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा हुई है। और इसके दक्षिण में आपके पास एक पठार है, जिसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तो आपसे कथन के तौर पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य के विशाल मैदान के उत्तर में हिमालय है और दक्षिणी भाग में
प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तो ऊपर हिमालय और दक्षिण में पठारी प्रदेश है जो कि ज्वालामुखी क्रियाओं से चट्टानी क्षेत्र से बना है, और ये वाला क्षेत्र बड़ा ही समतल मैदान के रूप में दिखाई देता है। इस विशाल मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना बताया आपको? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। 7 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है आपका मध्य का विशाल मैदान। अब इसी क्षेत्र में हम बात करें, इसकी जो लंबाई है 145 किलोमीटर पूर्व में, चौड़ाई जो इसकी हम बात कर रहे हैं 145 किलोमीटर पूर्व के अंतर्गत है, तो 400 किलोमीटर लगभग वो जाती है कहां पर? पश्चिम की ओर। यानी कि पूर्व में तो ये भाग कैसा है? संकड़ा है, और पश्चिम में जाते जाते कैसा हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। 145 किलोमीटर पूर्व में और पश्चिम में इसका जो विस्तार है वो कितना है? 400 किलोमीटर। किस आकृति में फैला हुआ है? तो ये आपके पास एक धनुषाकार चापाकार आकृति में विस्तृत मैदानी क्षेत्र है जो कि लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। कितने किलोमीटर की लंबाई में? 2400 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत। तो ये कुछ सिंपल सी बातें आपको देखनी है। कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है? तो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में मध्य का विशाल मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान शामिल है। चौड़ाई की अगर हम बात करें तो पूर्व में इसकी चौड़ाई 145 किलोमीटर और पश्चिम में 400 किलोमीटर के मध्य है, और इसी के संदर्भ में इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर दिखाई देती है जो कि एक चापाकार आकृति में विस्तृत है। इस मैदानी भाग का जो ढाल है वो बहुत ही समतल है, और मिट्टी आपने देखी यहाँ पर, तो मिट्टी यहाँ पर अगर हम बात करें तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा जलोढ़ कहलाती है। क्या कहलाती है? जलोढ़। एक सिंपल सा प्रश्न आपके पास, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है? जलोढ़ कहलाती है। तो इतना आपको क्वेश्चन को सिंपल तौर पर याद रखना है। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं मध्य के विशाल मैदान की भौगोलिक वर्गीकरण। मध्य का विशाल मैदान का भौगोलिक वर्गीकरण। मध्य के विशाल मैदान को भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर अगर हम चर्चा करें तो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा जा रहा है? 4 भागों में। सबसे पहले आपके पास दिखाई देता है भांबर, 2 नंबर पर तराई, 3 नंबर पर खादर और 4 नंबर पर बांगर। कौन सा आ गया है? बांगर। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे रिट का एग्जाम हो, चाहे हम बात करें कांस्टेबल के एग्जाम में, तो इस प्रकार का प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है कि मध्य के विशाल मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। भाबर, तराई, खादर और बांगर। बात करते हैं भांबर क्या होता है। आपने हिमालय के संदर्भ में जब पढ़ा था, हमारी जो सबसे नवीन भाग की श्रेणी थी उसका नाम था शिवालिक। 1 नंबर पर महान हिमालय, मध्य हिमालय और 3 नंबर पर शिवालिक श्रेणी। इस शिवालिक श्रेणी या हिमालय का गिरिपद जो भाग है, हिमालय का गिरिपद जो भाग है वो क्या कहलाता है? भांबर कहलाता है। बड़े ध्यान से समझिएगा आप, जब हिमालय से नदियां निकलती हुई मैदानी क्षेत्र में आती है तो इस नदी वाले क्षेत्र के ऊपर जो धरातल के नीचे यहाँ पर कुछ नदियां प्रवाहित हो रही है, उस पर कंकड़ पत्थर आकर क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कोई नदी आपके पास यहाँ पर इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, और हिमालय से जब कोई नदियां अनेक धाराओं में प्रवाहित होती हुई आ रही है तो इस मुख्य नदी को कंकड़ पत्थर से क्या कर दिया जाता है? ढक दिया जाता है।
समझ में आ रही बात आपको? यानी कि जब हिमालय से अनेक धाराएं निकलेंगी तो धरातल पर प्रवाहित होने वाली नदियां जो है वो पत्थर कंकड़ के नीचे क्या हो जाती है, छिप जाती है, जो कि हिमालय का शिवालिक भाग जो है यहाँ पर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। उत्तराखंड, हिमाचल वाला प्रदेश, आपके पास उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, तो ऐसे भाग को क्या कहा जाता है, भांबर कहा जाता है। आपको सिंपल सा प्रश्न याद रखना है कि शिवालिक या हिमालय का गिरिपद भाग क्या कहलाता है, हिमालय का गिरिपद भाग भांबर कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं तराई। बड़े ध्यान से देखिएगा, जो भांबर क्षेत्र है जिसमें नदी क्या हो गई है, पत्थरों से ढक गई है, ऐसा जो क्षेत्र है वो लगभग 3 से 7 किलोमीटर के बीच में रहता है। कितने किलोमीटर के बीच में रहा? 3 से 7 किलोमीटर में। और आगे जाकर ये नदी पुनः धरातल पर क्या देती है, दिखाई देती है। पुनः धरातल पर क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है। धरातल पर पुनः प्रकट हो जाती है तो उस क्षेत्र में भाग दलदली हो जाता है। क्या हो जाता है? दलदली हो जाता है। ऐसे दलदली भाग को क्या कहा जाता है, तराई प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई प्रदेश। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, भांबर के द्वारा जो नदी अंत प्रवाही हो गई थी वो कुछ किलोमीटर के बाद पुनः धरातल पर क्या हो जाती है, प्रदर्शित हो जाती है। और ऐसा दलदली भाग जो आपके पास क्या कहलाएगा, तराई प्रदेश कहलाता है। क्लियर है? दो चीजें देखी आपने, भांबर और 2 नंबर पे देखा तराई प्रदेश। यहाँ पे तो सिंपल सा प्रश्न बनेगा, हिमालय का गिरिपद भाग क्या कहलाता है, तो भांबर। यहाँ पर जो प्रश्न एग्जाम में बनने के प्रयास रहता है तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि दलदली भाग जो है या हिमालय का जो दक्षिणी भाग है वहां पर दलदली भाग क्या कहलाता है, तो आपको आंसर देना है तराई प्रदेश। अब 2 टर्म आपके पास बच गई है, एक खादर और दूसरा बांगर। समझते हैं खादर क्या होता है और बांगर किसे कहते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो क्षेत्र हम बात कर रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र इसमें शामिल है। ये वाला क्षेत्र आपने देखा कोई नदी क्षेत्र है ना। अब प्रतिवर्ष क्या आती है, बाढ़ आती है। वर्षा जब होती है तो जब वर्षा का जल स्तर अधिक हो जाता है नदी क्षेत्र में तो उन क्षेत्र में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। अब जब यहाँ पर इस नदी क्षेत्र के अंतर्गत जल स्तर क्या हो गया, बढ़ गया, तो जल स्तर जो होगा वो कहाँ की ओर बढ़ेगा, वो बढ़ेगा मैदान की ओर। अब पानी आगे की तरफ गया और जब पानी क्या होगा, बाढ़ कम होने के बाद पीछे हटेगा तो यहाँ पर क्या छोड़ जाएगा, मिट्टी छोड़ जाएगा, जलोढ़ मृदा छोड़ जाएगा, है ना। ठीक है, अगले वर्ष फिर वर्षा आती है और फिर बाढ़ आती है और बाढ़ आने पर फिर मिट्टी की एक नई परत क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। जब इस प्रकार की नई परत किसी क्षेत्र में आकर प्रतिवर्ष बाढ़ के जल द्वारा एकत्रित की जाती है तो वो क्षेत्र कहलाता है खादर। क्या कहलाता है, खादर। सिंपल से तौर पे आप देखेंगे प्रतिवर्ष जहां बाढ़ का पानी पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा करता है या जमा होती है, ऐसा भाग क्या कहलाता है, खादर कहलाता है। और कौन सी मिट्टी जमा होती है, तो जलोढ़। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है, जलोढ़ कहलाती है। तो हर वर्ष कैसी मिट्टी की परत जमा हो रही है, नई मिट्टी की परत जमा हो रही है ना। प्रतिवर्ष जहां बाढ़ का पानी पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा कर रहा है, कैसी कर रहा है, नई मिट्टी की परत। तो यहाँ पर एक सिंपल सा प्रश्न एग्जाम में कैसे बन सकता है कि नवीन जलोढ़ किसकी बात हो रही है, नवीन जलोढ़ किसे कहते हैं। सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो नवीन जलोढ़ कहा जाता है खादर। इसे कहा जा रहा है खादर। क्लियर है बात? अब फिर बड़े ध्यान से समझिएगा, बाढ़ आ रही है जी आपके पास, है ना।
और नदी का जलस्तर हर वर्ष क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बाढ़ आई, नई मिट्टी की परत जमा हुई, बाढ़ आई, नई मिट्टी की परत जमा हुई, बाढ़ आई, नई मिट्टी की परत जमा हुई। अब इस प्रकार से मिट्टी की नई परत जमा होते होते ये भाग इतना ऊंचा उठ गया, ये भाग क्या हुआ, इतना ऊंचा उठ गया कि अगली बार बाढ़ का पानी यहां तक पहुंच ही नहीं पाया। समझ में आ रही बात क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि ऐसा क्षेत्र जो कि जलोढ़ मृदा का क्षेत्र, नई मिट्टी की परत क्या हो रही थी, जमा हो रही थी, ऐसा भाग तो क्या कहलाता है, खादर कहलाता है। परंतु कई वर्षों के बाद ये भाग इतना ऊंचा उठ गया कि यहां पर बाढ़ का पानी पहुंच ही नहीं पाया। तो ऐसा भाग क्या कहलाता है, ऐसा भाग कहलाता है बांगर। क्या कहलाते हैं, बांगर। अब जमा होकर मिट्टी का भाग इतना ऊपर उठ गया कि अब बाढ़ का पानी पहुंच नहीं पाता है, कई वर्षों से यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं आ रहा है। तो ये आपके पास क्या हो गया, पुराना जलोढ़ हो गया है। क्या हो गया है, पुराना जलोढ़। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुराना जलोढ़ कहलाता है, पुराना जलोढ़ कहलाएगा बांगर। क्या कहलाता है, बांगर। सिंपल तौर पर आप इसकी कोटेशन याद कर सकते हैं, जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा नहीं करता, नई मिट्टी की परत जमा नहीं करता, ऐसा ऊंचा उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, बांगर कहलाता है। क्लियर है, आपने दो चीजें देखी, खादर और दूसरा देखा बांगर। खादर में तो प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा कर रहा था, इसलिए हमने इसको नवीन जलोढ़ कहा। क्लियर। और बांगर जो है वहां पर वो भाग इतना ऊपर उठ गया है कि अब बाढ़ का पानी वहां पहुंच नहीं पा रहा है, तो ऐसा भाग क्या कहलाता है, बांगर कहलाता है। इसे हम पुराना जलोढ़ भी कहते हैं। क्लियर है बात। हम बात कर रहे थे मध्य के विशाल मैदान का भौगोलिक वर्गीकरण। कितने भागों में किया, 4 भागों में। सबसे पहले देखा था आपने भांबर, शिवालिक हिमालय का गिरिपथ भाग, जहां पर मुख्य नदी पत्थरों से क्या हो जाती है, ढक जाती है, ऐसा भाग कहलाता है भांबर। कुछ किलोमीटर के बाद ये नदी पुनः धरातल पर प्रदर्शित होती है और वो क्षेत्र क्या हो जाता है, दलदली हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्र को क्या कह देते हैं, तराई प्रदेश। 2 टर्म फिर पढ़ी हमने, एक बांगर और एक खादर। बांगर पुराना जलोढ़ है और खादर नया जलोढ़ है। कभी भूल भी जाओ, आपको इसमें दिक्कत आ रही हो, तो सिंपल से तौर पर याद रखेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, खादर। आप खाते क्या हो, हमेशा नया नया खाते हो। क्या खाते हो, नया नया। तो आप जो खा रहे हो प्रतिवर्ष नया नया खा रहे हैं, तो ये नवीन जलोढ़ है। और आपने खाया नहीं है तो वो कैसा है, वो पुराना हो गया। क्या हो गया है, पुराना, बांगर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, बांगर बासी। सिंपल तौर पे ऐसे भी आ सकते हैं, वो बांगर है और ये आपका खादर है, नवीन जलोढ़। अब हम जो, तो अभी आपने देखा किस प्रकार से हमने इसको किया है। अब यहां से आपके पास नदी जो आ रही है, कौन सी आ रही है, सिंधु नदी। सिंधु नदी और पूर्व में आपके पास जो नदी दिखाई देती है वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो सिंधु नदी से लेकर और कहां तक आपके पास विस्तृत है, वो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में विस्तृत है। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रादेशिक वर्गीकरण, मध्य के विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण। इस प्रादेशिक वर्गीकरण को अगर हम बात करें तो मुख्यतः 4 भागों में इसका हम अध्ययन करेंगे। बड़े ध्यान से देखेंगे आप इसको। हम बात करने जा रहे हैं प्रादेशिक वर्गीकरण। ये आपके पास भारत का नक्शा, और इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत बात करें तो ये जम्मू कश्मीर का भाग, जो कि 2 भागों में डिवाइड हो चुका है। ये वाला भाग कहलाएगा जम्मू कश्मीर का भाग, और ये बन गया है आपके पास कौन सा, लद्दाख। पहले ये राज्य था, अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। यहां पर हमारे पास एक नदी प्रवाहित हो रही है और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी दिखाई देती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी के उद्गम की अगर हम बात कर लेते हैं तो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत क्षेत्र से, कौन से वाला एरिया, तिब्बत का जो चाइना वाला एरिया है, वहां से इसका उद्गम हो रहा है बोखरचू। इसकी बात कर रहे हैं अपने, बोखरचू।
बोखरचू के निकट यहाँ पर हिमनद है, वहां से उद्गम होता है कौन सी नदी का? सिंधु नदी का। बोखरचू के निकट से तिब्बत वाले एरिया से इसका उद्गम होता है और भारत के अंतर्गत ये प्रवेश करती है लद्दाख वाले एरिया में, और आगे आपके पास गिलगित से होती हुई ये प्रवेश कर जाती है पाकिस्तान में। कहां पे कर रही है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जाने के बाद यह अरब सागर में जाकर अपना जल गिराती है। कहां पर जल गिरा रही है? अरब सागर। यानी कि 3 देशों में नदी प्रवाहित हो रही है, चाइना, भारत और पाकिस्तान। इसकी लंबाई के संदर्भ में हम बात करें तो वह 2880 किलोमीटर है। कितनी है? 2880 किलोमीटर। 3 देशों में प्रवाहित हो रही है। अगर बात करें भारत के अंतर्गत कितने किलोमीटर ये नदी प्रवाहित होती है, तो आप याद रखेंगे 1134 किलोमीटर। कितनी है? 1134 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर तो इसकी कुल लंबाई है, और भारत में इस नदी का जो प्रवाह है वो 1134 किलोमीटर के रूप में दिखाई देता है। अब आपको देखनी है इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियों में मुख्यतः आपके पास एक नदी याद रखनी है जिसका नाम है झेलम। क्या नाम आता है? झेलम। 2 नंबर पर आपको याद रखनी है चिनाब। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, और फिर आपको याद रखनी है एक सतलुज। कौन सी याद रखनी है? सतलुज नदी। सतलुज नदी है वो आपके पास तिब्बत वाले एरिया से निकलती है। इसको यहां पर अगर हम बात करें तो मानसरोवर झील के निकट से, कहां से निकल रही है? मानसरोवर झील के निकट से उद्गम होता है कौन सी नदी का? सतलुज नदी का। और ये भी भारत, और भारत के बाद कहां पर? पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये सभी जो सहायक नदियां हैं वो किसकी है? सिंधु नदी। हम नदियां नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए हम इस पे ज्यादा डिटेल से चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रादेशिक वर्गीकरण, मध्य का, विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण। पहले नंबर पे जो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं उसे हम कहेंगे पंजाब व हरियाणा का मैदान। क्या कहेंगे? पहले नंबर पर हम बात कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान, है ना? या इसको हम सिंधु नदी का मैदान भी कह सकते हैं। क्लियर है बात? इस पंजाब हरियाणा के संदर्भ में हम देखें, पंजाब जो है ये 5 नदियों का क्षेत्र है ना? पंजाब की उत्पत्ति कैसे हुई, किस नाम से हुई है? तो पंज आब। पंच का मतलब 5 और आब का मतलब नदियों का क्षेत्र, यानी कि 5 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाया? पंजाब कहलाया। ये 5 नदियां कौन सी है? तो ये 5 नदियां आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये 5 नदियों का क्षेत्र क्या कहलाया? पंजाब कहलाया। परंतु वर्तमान में ये 5 नदियां पंजाब से होकर नहीं बहती है। कारण ये है क्योंकि 1947 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का विभाजन जब हुआ तो अधिकांश नदियां जो थी आपके पास वो कहां चली गई? पाकिस्तान में चली गई। इसलिए फिर भी हम याद रखेंगे कि पंजाब जो है वो 5 नदियों का क्षेत्र, जिसमें हमने ये 5 नदियां देखी है। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। तो यहां पर हम एक सिंपल से तौर पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो झेलम और चिनाब, किस किस की बात हो रही है? झेलम और चिनाब। झेलम चिनाब के बीच के क्षेत्र को, झेलम और चिनाब के मध्य के भाग को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे इसको चाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाज दोआब कहा जाता है। क्लियर है? झेलम और चिनाब नदी के बीच के क्षेत्र को तो क्या कह दिया? चाज दोआब। फिर देखेंगे चिनाब और रावी, इसकी बात आ रही है। चिनाब और रावी, चिनाब और रावी नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे आप कहेंगे रेचना दोआब। क्या कहा जाता है? रेचना दोआब।
अब देखिए आपके पास चिनाब और रावी की बात हो चुकी है, तो बात करते हैं रावी और व्यास। किसकी बात करेंगे? रावी और व्यास। रावी और व्यास नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है बारी दोआब। क्या कहा जा रहा है? बारी दोआब। क्लियर है बात? रावी और व्यास। अब हमारे पास बचा कौन सा? व्यास और सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र। व्यास और सतलुज नदी के बीच के क्षेत्र को व्यास और सतलुज नदी के बीच के क्षेत्र को बिस्त दोआब के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से जाना जा रहा है बिस्त दोआब। सिंपल से तौर पे देखिएगा, हमने अभी शुरू किया है मध्य के विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण। इस प्रादेशिक वर्गीकरण को हम 4 भागों में लेकर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपके पास आ रहा है पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा के मैदान में हमने देखा तो इसके अंतर्गत मुख्यतः 5 नदियां हमारे सामने नजर आती है, जिसके अंतर्गत झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये सभी सहायक नदियां किसकी है? तो ये सिंधु की सहायक नदी है। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आपके पास पंजाब, हरियाणा और कुछ क्षेत्र आपके पास हिमाचल प्रदेश का भी शामिल रहेगा। क्लियर है बात इसके अंतर्गत? अब हमने बात की कि 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। इस दोआब के अंतर्गत आपको देखना है कि झेलम और चिनाब के मध्य के भाग को तो हमने क्या बताया? चार्ज। चिनाब और रावी नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा? रेजना दोआब। रावी और व्यास नदी के बीच के भाग को क्या कहा? बारी दोआब। और व्यास और सतलुज नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा हमने? बिस्त दोआब। क्या कह दिया है? बिस्त दोआब। तो ये जो क्षेत्र आपके पास है पंजाब हरियाणा का, इन नदियों के द्वारा महत्वपूर्ण उपजाऊ मृदा जलोढ़ लेकर आई। क्या लेकर आई? नदियां बहाकर जलोढ़। इसी कारण पंजाब और हरियाणा के अंतर्गत सर्वाधिक रूप में गेहूं, चावल का उत्पादन किया जाता है। इसका उत्पादन हो रहा है चावल और गेहूं का। चावल और गेहूं के उत्पादन में मुख्यतः भूमिका यहाँ पर हमारे पास हरित क्रांति की रहती है। इसकी रहती है हरित क्रांति, जिस कारण यहाँ पर एकाएक फसलों के अंतर्गत क्या हुआ? उत्पादन बढ़ गया। तो आपको इस सिंपल तौर पर का पानी पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा करता है ना, ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है? खादर कहलाता है। इस खादर वाले भाग को पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो बेट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? बेट। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे कि जो खादर का भाग है, यानी कि बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। इस खादर को पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय रूप में किस रूप से जाना जाता है? तो बेट के नाम से जाना जाता है। हो सकता है कि आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, खादर ना पूछ के क्या पूछ ले? बेट पूछ ले। तो बेट भी क्या है? नवीन जलोढ़क क्षेत्र है आपके पास, यानी कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है जहां पर प्रतिवर्ष क्या आती है? बाढ़ आती है। एक वर्ड आपको और याद रखना चाहिए जिसका हम बात कर रहे हैं, चो। ये चो क्या है ना? बड़े ध्यान से देखिए, इस वाले एरिया के अंतर्गत झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, जब ये नदियां यहाँ पर बह रही है तो कुछ प्रकार की क्या बना देती है? खड्डे बना देती है। क्या बना देती है? खड्ड बना देती है। और ऐसे खड्डों को या ऐसे खड्ड को स्थानीय भाषा में क्या कह दिया जाता है? चो कह देते हैं। क्या कह देते हैं? चो। तो कुल मिलाकर हम बात कर रहे थे कि चो क्या है? तो चो आप याद रखेंगे, जब नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती है तो नदियां क्या बना देती है? खड्ड बना देती है, गहरे खड्ड बना देती है। और गहरे खड्डों को क्या कहा जाता है? चो कहता है। क्लियर है बात आपके पास? तो अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि प्रादेशिक वर्गीकरण। प्रादेशिक वर्गीकरण में हमने सबसे पहले चर्चा करनी है किसकी? पंजाब हरियाणा। और पंजाब हरियाणा के अंतर्गत हमने इन 5 नदियों को देखा, और 5 नदियों का जो क्षेत्र है ये पंजाब कहलाया। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। तो आपको इन प्रश्नों को भी क्या रखना है? याद रखना है। एग्जाम में आपके पास ये सिंपल तौर पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, चार्ज दोआब किसे कहते हैं? तो आंसर याद रखेंगे, झेलम और चिनाब नदी के मध्य के भाग को चार्ज कहा जाता है। क्लियर है? आपसे सुमेलित भी करवा सकता है। क्या करवा सकता है? सुमेलित। ये सीक्वेंस ऐसी रखेगा और इस सीक्वेंस को क्या कर देगा? आगे पीछे कर देगा। तो आपको याद रखना है, झेलम चिनाब चार्ज, चिनाब रावी रेचना, रावी व्यास बारी और व्यास सतलुज बिस्त दोआब। क्लियर?
अब हमारे पास जो सेकंड नंबर पे आ रहा है वो आ रहा है गंगा का मैदान। कौन सा बात आ रही है? गंगा का मैदान। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे कि गंगा का मैदान के भाग में कौन कौन सा क्षेत्र क्या है शामिल है, और फिर हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, जिसमें मुख्यतः हम चर्चा करेंगे असम मैदान। धन्यवाद।